नमस्कार साथी, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं। भाग 42 आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। 41 भाग आ चुके हैं और जो भाग 42 है, 41 भाग तक हमारे 1960 प्रश्न हो गए थे और यह वीडियो के समाप्त होते ही, यानी आज के 40 प्रश्न पूरे होते ही हमारे 2000 प्रश्न भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आज कुछ प्रश्न हम लेकर आए हैं। हिंदी व्याकरण से 20 प्रश्न होंगे और साथियों 20 प्रश्न जो है वो हिंदी साहित्य से होंगे, जिसमें हम आज कुछ रचनाकारों के उपनाम पूछेंगे। ठीक है, 20 प्रश्न उस पर आधारित होंगे, उपनाम पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्कोर अपना गिनते जाइए साथ में। पहला प्रश्न है साथियों, डायरिस्ट का हिंदी अर्थ क्या है? इस परिभाषिक शब्द का हिंदी अर्थ बताना है। दूधशाला, मधुशाला, दैनिकी लेखक या पत्र लेखक? डायरिस्ट। जी साथियों, क्या होगा? बहुत सही। ये वीडियो शेयर कर दीजिए अपने जो भी ग्रुप्स में आप शामिल हैं भी व्हाट्सएप पर, तो जल्दी से आ जाइए। गुड इवनिंग सभी को। जी बिल्कुल साथियों, डायरिस्ट का जो हिंदी अर्थ होता है वो है दैनिकी लेखक। ठीक है, जो डायरी वगैरह लिखता है उसको डायरिस्ट बोला जाता है इंग्लिश में, हिंदी में दैनिकी लेखक। आगे साथियों जो प्रश्न है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। ठीक है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताएं। उपमा, रूपक, विरोधाभास या अनुप्रास? बताएं बताएं साथियों, कौन सा अलंकार होगा? काफ़ी बार आपने उदाहरणों के रूप में इस पंक्ति को पढ़ा होगा, खासकर जब आप अलंकार की उदाहरणें अटेम्प्ट करते हैं, प्रयत्न करते हैं उदाहरणों को हल करने के लिए इन्हीं पंक्तियों के रूप में। बताइए साथियों, कौन सा अलंकार? जी जितने उत्तर आए बिल्कुल बी ऑप्शन है साथियों, रूपक अलंकार है। ठीक है, जब उपमेय और उपमान, ठीक है, उपमेय और उपमान एक ही रूप धारण कर ले। उदाहरण के रूप में जैसे कि आपने पंक्ति पढ़ी साथियों, अंबर पनघट डैश नागरी, ठीक है, उषा नागरी। जब पूरी की पूरी पंक्ति में रूपक अलंकार है। क्यों अलंकार है साथियों ये वाला? क्योंकि अंबर में पनघट का रूप धारण कर लिया है, तारों में घड़ों का और उषा में स्त्री का आरोप कर दिया गया है या रूप धारण करवा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए रूपक अलंकार। ठीक है, जब भेद उपमेय और उपमान, मतलब यही बोले कि प्रस्तुत और अप्रस्तुत का भेद समाप्त हो जाए। हमारे पास साथियों तीसरा प्रश्न है, चुपचाप खड़ी थी वृक्ष की पांत, सुनती जैसे कुछ निज बात। चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पांत, सुनती जैसी कुछ निजी बात। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार? रूपक, अनुप्रास, अतिशयोक्ति या मानवीकरण? बताएं। बताएं साथियों, क्या होगा? सुनती जैसी कुछ निजी बात। बहुत आसान, लगाइए दिमाग। बहुत सही साथियों, बहुत सही उत्तर, बहुत सही। जी साथियों, जी बिल्कुल साथियों, डी ऑप्शन आएगा, मानवीकरण आएगा। अभी क्यों आएगा मानवीकरण? अभी देखो साथियों, चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पांत, सुनती जैसी कुछ निजी बात। तो वृक्ष पांत मतलब वृक्ष के पत्ते। ठीक है, तो अभी देखो वृक्ष हो सकता है कि हाँ कई लोग उसको सजीव मान सकते हैं, हाँ, क्योंकि माना जाता है कि पेड़ भी सांस लेते हैं। लेकिन साथियों एक बात जब वो एक दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता, प्राकृतिक वस्तु है। ठीक है, मतलब वस्तु तो नहीं, हाँ प्राकृतिक एक स्थिति है वो, जैसे पहाड़, नदियाँ, जैसे सब प्रकृति है। तो ये सब जब इसमें मानवीकरण हो जाता है ना, इसको मानवीय भावनाओं में लिया जाता है, तो वहाँ पर मानवीकरण हो जाता है। तो वृक्ष की पांत सुन रही थी, चुपचाप खड़ी थी, सुनती जैसी कुछ निज बात की, जैसे कुछ बात वो
जो निजी बातें होती प्राइवेट में वो सुन रही थी, है ना। वृक्ष के पत्ते ऐसे चुपचाप खड़े थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो कुछ सुन रही थी, है। तो यहाँ पर मानवीकरण का अलंकार का प्रयोग हुआ है, मानवीय भावनाओं का आरोप कर दिया भैया इसमें, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, वेरी गुड। आगे साथियों हमारे पास चौथा प्रश्न है, गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, जल्दी से प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या होगा इसका उत्तर जी साथियों? 22, 24, 26, 28, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए बी सी डी? जी साथियों, जी बिल्कुल सही साथियों, इसमें 26 मात्राएं होती हैं, ठीक है, गीतिका छंद में, ठीक है साथियों। तो यदि आपका उत्तर बी आया है 24, तो वो भी कहीं हद तक ठीक है, लेकिन 26 तो मैक्सिमम माना ही जाता है। तो अंत में, पंक्ति के अंत में लघु या गुरु का भी एक संकेत दिया जाता है, रूल है। 24 का भी हो सकता है, लेकिन 26 पर ही आपने टिक करना है, ठीक है। 24 से लेकर 26 मात्राएं हो सकती हैं, लेकिन 26 मैक्सिमम, तो इसलिए 26 पर टिक करना है यदि पेपर में आ जाए। अगर ऑप्शन में अकेला 24 है, 26 नहीं है, तो फिर 24 पर करिएगा। ओके, आगे चलते हैं साथियों 5वें प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 5वां साथियों, निम्नलिखित में कौन सा सममात्रिक छंद है? कौन सा सममात्रिक छंद है? दोहा, सोरठा, चौपाई या जैसा भी। सममात्रिक छंद जिसमें पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में मात्राएं बिल्कुल समान रहती हैं, 13, 11, 7, 11, 12, ऐसा कोई नियम नहीं चलता वहाँ। तो बताइए सममात्रिक छंद कौन सा है इनमें से? ए बी सी डी, बताएं साथियों, क्या होगा सही? ये बिल्कुल साथियों सी ऑप्शन इज राइट आंसर, चौपाई। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। आगे चलते साथियों, छठा प्रश्न है, कैडर का हिंदी अर्थ क्या होगा? मंडल, संवर्ग, सहयोग या अनुपालन, बताएं। ए बी सी डी में से कौन सा सही उत्तर जहां पर आपको लग रहा है? कैडर का हिंदी अर्थ, हिंदी मास्टर कैडर सुना होगा आपने, है ना। कैडर शब्द का प्रयोग हिंदी में किसके लिए किया जा सकता है, बताइए साथियों आप। कैडर का हिंदी क्या होगा साथियों? बिल्कुल साथियों संवर्ग, ठीक है, संवर्ग। ओके, आगे चलते हैं साथियों, 7वां प्रश्न है हमारे पास। एक विकल्प नीचे है, पहले ये 3 विकल्प आप पढ़ लीजिए। जी हाँ, प्रश्न है, छंद में 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है, इन गणों की संख्या कितनी है? ये पहले भी प्रश्न करवाया है आपको। छंद में 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है, इन गणों की संख्या कितनी है, बताएं। बताएं साथियों। 1, 4, 5, 8वां विकल्प है हमारे पास, माफ़ करिएगा, एक चौथा विकल्प है 8। बताएं अभी क्या सही उत्तर होने वाला है? बहुत सही, ए बी सी डी कौन सा? छंद में 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है, और इन गणों की संख्या कितनी होती है? 1, 4, 5 या 3, बताएं। बिल्कुल साथियों, चौथा विकल्प बिल्कुल सही है आपका, 8, ठीक है। 8 जो है इसकी गिनती होती है। अगला प्रश्न साथी, स्वर संधि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ज्वाइनिंग लेटर, ज्वाइनिंग वोवल, ज्वाइनिंग कंसोनेंट या स्पेलिंग, माफ करिए, बताएं साथियों जल्दी। 8वां प्रश्न है, स्वर संधि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ज्वाइनिंग लेटर, ज्वाइनिंग वोवल, ज्वाइनिंग कॉन्सोनेंट या स्पेलिंग, बताएं। क्या आएगा इसका सही उत्तर? बिल्कुल सही जी।
बिल्कुल सही साथियों, ज्वाइनिंग बॉवल, स्वर संधि को अंग्रेजी में ज्वाइनिंग बॉवल कहते हैं। आगे चलते हैं हमारे 9वें प्रश्न पर। जी हाँ, इसको ध्यान से पढ़िए 9वें प्रश्न को। सोहत ओढ़े पीत पट शाम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर पर्यो प्रभात। तो बिल्कुल आसान पंक्ति, पता लग ही गया होगा। कौन सा अलंकार साथियों? विरोधाभास, उपमा और रूपक या प्रेक्षा। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही साथियों, बिल्कुल सही। ABCD में डी ऑप्शन बिल्कुल सही है साथियों आपका, वेरी गुड। आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, 10वें प्रश्न पर चले हैं साथियों। अभी गंगा सा पावन मन, क्या है? गंगा सा पावन मन, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? 9वें प्रश्न का डी ऑप्शन आया। 10वें का बताइए, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या मानवीकरण। बताएं साथियों, गंगा सा पावन मन, इसमें कौन सा अलंकार आएगा? जी बिल्कुल सही साथियों, इसमें ए ऑप्शन आएगा, उपमा अलंकार है। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे 11वें प्रश्न पर। वर्ण विभाग को, विभाग माफ करिएगा, वर्ण विभाग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स या कंसोनेंट। वर्ण विभाग बताएं जी साथियों। बताइए, ऑर्थोग्राफी, एटमोलॉजी, सिंटैक्स या कंसोनेंट, क्या होगा साथियों? वर्ण विभाग। जी साथियों, ऑर्थोग्राफी, वेरी गुड, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न भी आसान है, जैसे सामान्य प्रश्न ही अक्सर हमें तंग कर देते हैं परीक्षाओं में। छंद की आत्मा क्या है? यति, लय, गति या ये सभी। बताएं, छंद की आत्मा क्या है? गति, लय, यति, लय, गति या ये सभी। ABCD कौन सा साथियों? बताएं जी बिल्कुल साथियों, बिल्कुल जी साथियों, क्या लगता है कौन सा उत्तर होगा? ये यति, यति होता है एक प्रकार का विश्राम। ठीक है, जब पंक्तियाँ पढ़ी जाती हैं, जो लिखी जाती हैं, उसमें विश्राम भी होना चाहिए, तो यति वही कार्य करता है। लय एक प्रकार की तुकबंदी जैसा कार्य करता है, लयबद्धता कवियों द्वारा प्रयोग की जाती है अक्सर कविताओं का निर्माण करने के लिए। और गति, गति एक प्रकार की तेजी देता है कविताओं में। बिल्कुल बी ऑप्शन आएगा साथियों, लय। ठीक है, जैसे छंद की आत्माएं हैं। आगे चलते साथियों 13वें प्रश्न पर। डिक्लाइनेबल बॉवल का हिंदी अर्थ क्या है? डिक्लाइनेबल बॉवल का हिंदी अर्थ साथियों आप लोगों ने बताना है, तो बताइए। विकारी शब्द, अविकारी शब्द, संयुक्त शब्द या संयुक्त स्वर। बताएं साथियों। डिक्लाइनेबल बॉवल, डिक्लाइनेबल माफ करिएगा, डिक्लाइन है, डिक्लाइनेबल बॉवल का हिंदी अर्थ क्या होगा? जी बिल्कुल, डी ऑप्शन, संयुक्त स्वर नहीं होगा, संयुक्त अक्षर भी नहीं होगा, अविकारी शब्द भी नहीं होगा। बिल्कुल साथियों, ये विकारी शब्द होगा। ठीक है, डिक्लाइनेबल बॉवल का विकारी शब्द होगा। ओके साथियों, तो डिक्लाइनेबल बॉवल विकारी शब्द, अगर डिक्लाइनेबल के आगे इन लग जाए, ठीक है, इन डिक्लाइनेबल, तो अविकारी शब्द। ठीक है, तो बॉवल से ये नहीं कि हाँ आप स्वर ही लिखें, बिल्कुल शब्द भी अर्थ होता है बॉवल का। आगे चलते साथियों 14वें प्रश्न पर चलते हैं। अभी इसको देखिए तनिक। जी हाँ, अभी सेट आ गया पूरे पेज पर। कवित छंद की विशेषताओं में कौन सी गलत है? कवित छंद की विशेषताओं में कौन सी गलत धारणा निम्नलिखित दी गई है? कवित छंद बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। पहला विकल्प है मनहर, रूप धनाक्षरी, देव धनाक्षरी, ये 3 वेद हैं कवित छंद के। अभी विशेषताएं बतानी कौन सी गलत है यहाँ पर।
कवि छंद के बारे में। तो 3 वेद ऊपर है पहले विकल्प में। दूसरा है वार्णिक छंद है। तीसरा है हर चरण में 31 से 33 वर्ण होते हैं। और डी ऑप्शन है हर चरण के अंत में लघु या गुरु आने की शर्त नहीं होती। तो बताएं साथियों क्या होगा इसका उत्तर। कवि छंद की विशेषताएं में से कौन सा गलत है। ओके साथियों, जी आपके उत्तर आए बिल्कुल डी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही है साथियों। ठीक है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल गलत है। चुनाव भी हमने गलत का ही करना था इस प्रश्न के उत्तर के रूप में, और हमारा जो सही उत्तर होगा वो यही है। ठीक है, कि हर चरण के अंत में लघु या गुरु के आने की शर्त नहीं होती है, बल्कि होती है इसमें। ठीक है, कवि छंद में। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। लेकिन हाँ, कवि छंद के बारे में यह लिख लीजिए कि इसके 3 भेद हैं, मनहरण, रूप धनाक्षरी, देव धनाक्षरी, आगे वार्णिक छंद, फिर उसके आगे 31 से 33 वर्ण तो होते हैं। आगे साथियों 15वां प्रश्न है हमारे पास, 4 से अधिक चरण किस छंद के होते हैं या पंक्तियाँ। 4 से अधिक पंक्तियाँ किस छंद की होती है। दोहा, गीतिका, हरिगीतिका या कुंडलियाँ। बताएं साथियों ABCD में से कौन सा सही होगा। जी बहुत आसान, एक ही छंद जो है इसमें कह सकते हैं, उसमें पंक्तियाँ सबसे ज़्यादा होती हैं, चरण सबसे ज़्यादा होते हैं उसके। क्या होगा साथियों। बिल्कुल कुंडलियाँ। ठीक है, 6 पंक्तियाँ हो सकती हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, बिल्कुल 6 कुंडलियाँ। ठीक है, 6 पंक्तियाँ हो सकती है, तो साथी कुंडलियाँ जहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर आएगा। आगे चलते हैं 16वें प्रश्न पर। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, एजेंट का हिंदी अर्थ क्या है। एजेंट शब्द का, एजेंट इंग्लिश शब्द का अभिकर्ता, राजदूत, कार्यवाहक या सलाहकार। बिल्कुल सही साथियों, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर, अभिकर्ता। आगे चलते हैं, ये थोड़े आसान प्रश्न है इसलिए जल्दी से आपके उत्तर लेकर हम आगे चल रहे हैं साथियों। आगे चलते 17वें प्रश्न पर। 17वें प्रश्न पर, अंगार सिर पर धरना लोकोक्ति का क्या अर्थ है। क्या होगा। मुसीबत मोल लेना, अत्यधिक दुख सहना, सही ना या सही न्याय ना होना या बोझ उठाना। अंगार सिर पर धरना। बताएं साथियों क्या उत्तर होगा इसका। अंगार सिर पर धरना। बिल्कुल साथियों, अत्यधिक दुख सहना। ठीक है, अत्यधिक दुख सहना, तो इसलिए हमारा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं 8वें प्रश्न। प्रश्न है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। लोकोक्ति का अर्थ क्या है। कठिन कार्य, सदा एक ही हालत में रहना, सराहना के बिना योग्यता का व्यर्थ हो जाना, या काम करने ना आना तो बहाना ढूंढना। बताएं। बिल्कुल आसान पंक्ति है, आसान लोकोक्ति है। क्या होगा साथियों इसका उत्तर। ABCD में से जी हाँ बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सराहना के बिना योग्यता व्यर्थ होती है। ठीक है, अगर कोई आपको सराहे नहीं, कोई अप्रिशिएट ही ना करे तो फिर योग्यता कभी ऐसा लगता है कि क्या करेंगे इस योग्यता का, अगर कोई हमें अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। तो इसलिए आज जो टीचर चुन के जा रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा मंत्री अप्रिशिएट करते हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो। ठीक है, इसलिए वो अपना बेस्ट देते हैं। तो एप्रिशिएशन भी बहुत ज़रूरी होता है, सराहना भी बहुत ज़रूरी होती है। आगे साथियों 19वां प्रश्न है, मेंढकी को जुकाम होना। मुहावरे का अर्थ बताएं। मेंढकी को जुकाम होना, नष्ट होना, रिश्वत लेना, जी ललचाना या अनहोनी होना। बताएं क्या होगा साथियों ABCD में से। जी साथियों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, अनहोनी होना। ठीक है, तो मेंढक तो हमेशा रहता है सैलाब में है, सैलाब में या गीले में या पानी में।
ठीक है साथियों, तो उसको तो जुकाम होना मतलब अनहोनी होने के बराबर है। हाँ हाँ, पुरुषों को या जो बोले कि मनुष्यों को जुकाम हो जाए वो अलग बात है, पुरुषों से मेरा मतलब मनुष्य हो, ठीक। महिलाओं पुरुष एक ही बात है। ओके, आगे चलते हैं साथियों। 20वां प्रश्न इस वीडियो में व्याकरण का अंतिम प्रश्न होगा। स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कंचन, हेम, हिरण या कुंतल। साथियों सबसे महत्वपूर्ण शब्द है ये स्वर्ण, ठीक है। बताएं, सबसे अधिक पूछा जाता है इसके बारे में, कौन सा पर्यायवाची इसका नहीं है? बताएं जी साथियों। कंचन, हेम, हिरण्य, जी सी तो नहीं होगा साथियों, वो है स्वर्ण का पर्यायवाची, बिल्कुल डी ऑप्शन आएगा साथियों, ठीक है। कुंतल, कुंतल मतलब केश, केश मतलब बाल, ठीक है। सिर पर है ना आपके, तो इसलिए कुंतल का अर्थ केश, बाल, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे व्याकरण के 20 प्रश्न खत्म हुए। अभी हम चलते हैं, आज हम जो रचनाकारों के उपनाम लेकर आए हैं वो हम आपके सामने पीडीएफ लाते हैं। जी साथियों, अभी मैं आपसे पूछूंगा कुछ रचनाकारों के, कुछ साहित्य से जुड़े हुए जो साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, उनके क्या उपनाम थे, ठीक है। ये उपनाम से संबंधित वीडियो होने वाला है। और हाँ, विकल्प 2 ही देंगे, ठीक है। ये वीडियो हम पहले भी ला चुके हैं, लेकिन फिर से हमने सोचा कि चलो उपनाम सबको पता होने चाहिए प्रत्येक रचनाकार, क्योंकि हर रचनाकार का कुछ न कुछ उपनाम तो होता ही है और ऐसे प्रश्न आते हैं साथियों। आगे चलते हैं। 21वां प्रश्न साहित्य से। अकबर के दरबार में जो बीरबल थे वो भी एक साहित्यकार माने जाते हैं साथियों। तो उनका वास्तविक नाम क्या था? महेश दास, नरहरि बंदीजन, क्या था? कई लोग सोचेंगे कि ये आउट ऑफ स्टेट सिलेबस है, बिल्कुल नहीं साथियों, प्रश्न आते हैं इस तरह के भी। अकबर के दरबार में जो बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? उनको ब्रह्म भी कहा जाता था हालांकि। बिल्कुल साथियों, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, महेश दास, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। साक्षात रस मूर्ति किसको कहा जाता है? बताएं, साक्षात रस मूर्ति किसको कहा जाता है? घनानंद या रसखान? जी साथियों, 2 ही ऑप्शन है, उपनाम बताने हैं। साक्षात रस मूर्ति, जी साथियों क्या होगा? बिल्कुल, साक्षात रस मूर्ति घनानंद को ही माना जाता है, ठीक है। रीतिमुक्त कवि, बिल्कुल साथियों, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं साथियों। हमारे पास जो अगला प्रश्न है, त्रिशूल किसका उपनाम है? त्रिशूल, गया प्रसाद शुक्ल, रामेश्वर, रामेश्वर आना है यहाँ पर, रामेश्वर शुक्ल, ठीक है। माफ़ करेगा, रामेश्वर हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसको बहुत समझिए आप। बताएं, त्रिशूल किसका उपनाम? बिल्कुल सही साथियों, गया प्रसाद शुक्ल। इनका उपनाम एक और है, स्नेही, ठीक है। स्नेही नाम से भी लिखा करते थे, लेकिन त्रिशूल भी हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर साथियों। आगे चलते हैं, 24वें प्रश्न पर चलते हैं साथियों। आधुनिक कविता के सुमेरु कौन है? आधुनिक कविता के सुमेरु, बताएं जी साथियों। आधुनिक कविता के सुमेरु बताएं, सभी उत्तर दिया करें जितने भी ऑनलाइन है जी साथियों। ए बी क्या आएगा? आधुनिक कविता के सुमेरु बिल्कुल प्रसाद माने जाते हैं साथियों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं 25वें प्रश्न पर। एक भारतीय आत्मा, ये काफ़ी बार हम पहले ही प्रश्न पूछ चुके हैं। बिल्कुल, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल। ये सभी उपनाम लेकर आएंगे और भी ज़्यादा अगली वीडियो में भी, आज तो केवल 20 करेंगे जी। बिल्कुल साथियों, एक भारतीय आत्मा, बिल्कुल साथियों, ए माखनलाल चतुर्वेदी, शाबाश। आगे चलते हैं। कठिन गद्य का प्रेत किसे माना जाता है? कठिन गद्य का प्रेत, केशवदास या अज्ञेय? कठिन गद्य का प्रेत, जी साथियों बताइए। जी बिल्कुल साथियों, जहाँ पर गद्य लिखा है, काव्य नहीं लिखा है, ठीक है, तो इसलिए अज्ञेय आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं साथियों। धूम्रधर्मी कविताओं का कवि किसे माना जाता है? धूम्रधर्मी कविताओं का कवि किसे माना जाता है? कुमार विक्ल या शिवपूजन सहाय को?
बताएं जी साथियों, क्या होने वाला है? धूम्रधर्मी कविताओं का कवि। हालांकि मास्टर कार्ड में जो तो प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन बाकी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है बिल्कुल। कुमार विक्ल को कहा जाता है, ठीक है, ये भी कवि हैं हिंदी के। आगे साथियों, बुंदेलखंड का चंद वरदाई किसे कहा जाता है? राजेश जोशी या वृंदावन लाल वर्मा? बुंदेलखंड का चंद वरदाई, बताएं साथियों। क्या होगा साथियों? ये बिल्कुल सही साथियों, बिल्कुल सही। वृंदावन लाल वर्मा को बुंदेलखंड का चंद वरदाई कहा जाता है। आगे साथियों हमारे पास जो प्रश्न है, गद्य काव्य का लेखक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता रहा? किसके लिख दिए? यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए। गद्य काव्य का लेखक किसे कहा जाता है? गिरजा कुमार माथुर या योगी हरि? क्या होगा साथियों आपके अनुसार? गद्य काव्य का लेखक, जी साथियों बिल्कुल सही, योगी हरि आएगा। वेरी गुड। आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साथियों 30वां, साहित्य सुधाकार किसे कहा जाता है? साहित्य सुधाकार, श्रीधर पाठक या नाथूराम शर्मा शंकर? बिल्कुल साथियों, नाथूराम शर्मा शंकर। वेरी गुड। आगे चलते हैं हमारे 31वें प्रश्न पर। ये उपनाम कुछ ज़्यादा ही हैं इनके, ठीक है, हाँ अभी ठीक है। तो ये सभी उपनाम आपने याद कर लेने हैं, खास रचनाकार के हैं उपनाम ये। जी हाँ साथियों, मोती, नयन, मुकुल, एक निहत्था, नंदिनी, सुधाकर प्रिय, ठीक है, अकेला सुधाकर नहीं, सुधाकर प्रिय, साइदा और लक्ष्मण आदि किसके उपनाम हैं? पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? इतने बड़े नाम हैं साथियों इनके, मतलब इतने ज़्यादा नाम हैं, बड़े तो नहीं, ज़्यादा नाम है। मोती, नयन, मुकुल, एक निहत्था, नंदिनी, बताएं। सुधाकर प्रिय, साइदा, लक्ष्मण आदि किसके उपनाम है साथियों? क्या होगा साथी सही? क्या लगता है? बिल्कुल साथियों, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, यही समझ आना चाहिए नंदिनी से, ठीक है। बाकी भी नाम इनके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उपनाम इनके याद कर लीजिएगा। आगे हमारे पास है साथियों नागार्जुन का मूल नाम। नागार्जुन कवि का मूल नाम क्या है? बद्रीनाथ भट्ट, वैद्यनाथ मिश्र? क्या होगा साथियों बताइए। ए या बी? बिल्कुल वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र। आगे चलते साथियों 33वां, ध्यान से देखिए, भुजांग भूषण भट्टाचार्य किसका उपनाम है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज या महावीर प्रसाद द्विवेदी? ए या बी? जी साथियों, भुजांग भूषण भट्टाचार्य किसका उपनाम है? जी साथियों, बिल्कुल साथियों, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का उपनाम। वेरी गुड। आगे चलते हैं, जात्री उपनाम से कविता लिखने वाले कवि, जात्री उपनाम से गोपाल शरण, नेपाली या नागार्जुन? बताएं साथियों, ए या बी? जी साथियों, 50% डाटा खत्म हुआ। बता साथियों, यात्री उपनाम से लिखने वाले कवि, बिल्कुल साथियों बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, नागार्जुन। शाबाश। आगे चलते हैं, जन कवि की उपाधि किसे दी जाती है? जन कवि, गोपालदास नीरज या नागार्जुन? बिल्कुल साथियों, बिल्कुल सही, शाबाश, नागार्जुन को दी जाती है। आगे साथियों हमारे पास है 36वां प्रश्न, कल्लू अलहैत किसे कहा जाता है? कल्लू अलहैत किसे कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी या प्रताप नारायण मिश्र? जल्दी बताएं। जी साथियों,
किसको माना जाता है साथी, किसे कहा जाता है, किसका उपनाम है कल्लू अलहयत, बताएं। ए या बी? बिल्कुल साथियों, महावीर प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं साथियों। 37वां प्रश्न, पुराने पंथ का पथिक। पुराने पंथ का पथिक किसे कहा जाता है? पुराने पंथ का पथिक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चिंतामणि या मतीराम? बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन, मतीराम। आगे चलते हैं हमारे 38वें प्रश्न पर। कवि सम्राट कहा जाता है? किसे कवि सम्राट कहा जाता है? यह हाल ही में प्रश्न पूछा था मैंने, बताएं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या फिर मैथिली शरण गुप्त, किसे कवि सम्राट कहा जाता है? जी बिल्कुल साथियों, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, हरिऔध जी। आगे चलते हैं। सुकविन सरदार किन दो रचनाकारों को माना जाता है? सुकविन सरदार किन दो रचनाकारों को माना जाता है? तुलसीदास और गंग, या ग्वाल और भिखारी दास? सुकविन सरदार। जी साथियों, सुकविन सरदार किन दो रचनाकारों को माना जाता है? बिल्कुल साथियों, ए ऑप्शन आएगा, तुलसीदास और गंग। और हमारा अंतिम प्रश्न आज की इस वीडियो का, दद्दा उपनाम किसका है? दद्दा उपनाम किसका है साथी? बिल्कुल, बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जो CSB का पेपर हुआ था, आर्मी पब्लिक स्कूल का, ठीक है, तो वहाँ भी ये प्रश्न पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर मैथिली शरण गुप्त, कौन सा सही आएगा साथियों? बिल्कुल सही साथियों, बहुत सही आपके उत्तर आए आज, बहुत सही। डी ऑप्शन इज, माफ़ करेगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त को दद्दा उपनाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह हमारे प्रश्न यहाँ पर समाप्त हुए और 40 प्रश्न समाप्त होने के पश्चात हमने 2000 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हमें आप अपने अंक बताइए। जी साथियों, और काफ़ी ज़्यादा उत्तर सही रहे होंगे। बिल्कुल आपके 32 से ऊपर हैं, 35, बिल्कुल बहुत सही साथियों। आज तो काफ़ी आसान प्रश्न इसी तरह के मास्टर कैडर में आ जाते हैं। और प्रश्न यह भी है अभी कि पोस्टें कब आएंगी, पोस्टें कब आएंगी? जब प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, निकालिए, कहिए सरकार से। अभी क्या करें, हम सरकार तो है नहीं, लेकिन साथियों इतना तो तय है कि पोस्टें आनी है। कब आनी है ये सरकार पर डिपेंड करता है साथियों, क्योंकि अभी हाल ही में मेरी गवर्नमेंट टीचर्स से बात हुई और जो अभी नियुक्त हुए हैं जो अध्यापक, उनका भी यही मानना है कि जो भी डिपार्टमेंट में या सरकारी अध्यापकों में एक शोर मचा हुआ है पोस्टें आने का, ठीक है, वो सत्य है। और बिल्कुल पोस्टें आकर रहेंगी, चाहे ये जाते जाते निकाल के जाएं, चाहे ये इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से एक हफ्ता पहले निकाल के जाएं। लेकिन अगर ज़्यादा दूर पोस्टें आई, मतलब समझ लीजिए कि हाँ दिसंबर में आई या जनवरी, फिर टेस्ट तो नहीं होगा, इतना तो तय है। ठीक है, अभी हाल ही में अक्टूबर से पहले आ जाए तो टेस्ट होने की संभावना रहेगी, होगी, लेकिन उसके उपरांत बिल्कुल आप छोड़ दीजिए कि हाँ अगर पोस्टें आ भी गई तो फिर टेस्ट मुश्किल है। तो बुरा नहीं सोचना है, पॉजिटिव होकर रहना है। इतना तो तय है कि यदि पोस्टें आ गई फिर तैयारी का समय नहीं होगा। ठीक है, अभी ETT वाले देख लीजिए लगातार लगे हुए हैं, लेकिन ETT वाले वो भी हैं जो सारा साल पढ़े और बिल्कुल वो 90 से प्लस स्कोर करेंगे 100 में से, और अच्छा करेंगे वो। इसलिए आप भी अपनी तैयारी फुल रखें, ये नहीं कि हाँ 24 घंटे आपने यही सोचते रहना है पोस्टें को, अपनी तैयारी भी रखें। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं। CTET क्लियर है तो बहुत अच्छा, आप KVS का भी तैयारी करते रहो, वो भी पोस्टें आ सकती हैं इस साल। ठीक है, KVS का नहीं तो हाँ UGC नेट तो आ ही रहा है। ठीक है, DSS भी अगर भरा हुआ है तो वो भी आप तैयारी करते रहो। तो अंक आपके बहुत सही साथियों ने देखे, रोहित जी हमें बता रहे हैं कि भैया बहुत सही आपके अंक हैं, और जी रोहित जी इनको आप शाबाश कर दीजिए एक बार। फिर हम कल मिलते हैं, आपके और प्रश्न लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है, इस तरह से एक वीडियो हम और बना देंगे उपनाम से संबंधित,
उपनाम तो सभी को पता होने चाहिए। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में। धन्यवाद, सुरक्षित रहें।